नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। अब ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में इतना तो पढ़ चुके हैं कि नाइट्रेशन का मतलब NO2 NO2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिंग पे। ठीक है, देखो यहां पे ना नाइट्रेशन दो तरीके से होने वाला है। पहला जो मैं बताने वाला हूं, कॉन्सेंट्रेटेड एट लो टेम्परेचर। ध्यान दो, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नेक्स्ट वाला है। डाइल्यूट 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 है ये, डाइल्यूट HNO3। यार तुम पढ़ाने के टाइम बीच बीच में ऐसा बकवास करते हो ना तो मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। डाइल्यूट HNO3 एट लो टेम्परेचर पे अगर हम लोग नाइट्रेशन करेंगे और नाइट्रिक ऐसा लिखना है HONO2, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। अब यहां पे लो टेम्परेचर लिखो या फिर नॉर्मली 298 293 ऐसा लिखते हैं, तो जरूरी नहीं होता। अगर अपने लो टेम्परेचर लिखा एरो पे तब भी चलेगा। ओके, अब सुनो इधर क्या मैंने बताया था। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है ना, NO2 प्लस NO2 प्लस एक बार ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट होगा तो ये पहला प्रोडक्ट मिल गया, एंड देन सेकेंड वाला वही सेम NO2 ग्रुप पैरा पे सब्स्टिट्यूट होगा और बाय प्रोडक्ट है ना वाटर आएगा इधर, क्योंकि देखो OH माइनस बचा है ना इधर और H प्लस रिप्लेस हो रहा है। सो इट मींस लो टेम्परेचर पे आपको फिनॉल से क्या मिलता है, आपको मिलता है 2 नाइट्रोफिनॉल 2 नाइट्रोफिनॉल एंड उसके साथ आपको मिलता है 4 नाइट्रोफिनॉल। अभी देखो 2 नाइट्रो मतलब ऑर्थो हो गया एंड 4 नाइट्रो पैरा हो गया ना, तो पैरा वाला इज मेजर 4 नाइट्रोफिनॉल और ये माइनर है। अब है ना इनके ऊपर एक गिव रीजन है, तो वो मैं जरा समझा रहा हूं क्या गिव रीजन पूछा जाता है। ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है ना, मैं ये रिएक्शन का पार्ट कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर। ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है यहां पे OH और यहां पे NO ऐसे NO2 होता है। इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। O और H में अभी देखो ये वाला O है, ये डेल्टा माइनस है और ये डेल्टा, तो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ये विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या शो करता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रा मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल में दो ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। अच्छा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर नहीं रहता, वीक रहता है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो रहेगा। इसीलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को बोला जाता है स्टीम वोलाटाइल। क्या बोला जाता है? हाँ, मैं बताता हूं स्टीम वोलाटाइल का मतलब क्या है। एक्चुअली क्या है ना, मिक्सचर में प्रोडक्ट बनता है तो इनको सेपरेट करना होता है, तो सेपरेशन के टाइम क्या करते हैं, स्टीम पास करते हैं, स्टीम मिक्सचर में,
तो स्टीम क्या होता है, वाटर का वेपर होता है ना, तो स्टीम के साथ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या हो जाता है, मिक्स होके बाहर निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टीम वोलेटाइल। समझा? तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को सेपरेट कर दिया, तो बचा क्या फिर, पैरानाइट्रो। अब जरा पैरानाइट्रो बारे में भी बता देता हूं क्या है उसके बारे में। जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, इनके अंदर भी एक स्पेशल टाइप का बॉन्डिंग है। ये बुक में दिया नहीं है तुम्हारे, बट लिखना। ये देखो, ध्यान दो, यहां पे ये वाला डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस, देखो ये दो अलग अलग, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। ये भी पैरानाइट्रोफिनॉल है, ये भी पैरानाइट्रोफिनॉल है, बट इसका ऑक्सीजन इसके H के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ना, वो स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, और इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट है ना हाई रहेगा। तो जब इनको सेपरेट करेंगे ना, तो सबसे पहले जो सेपरेट होगा वो कौन रहेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, कौन सा वाला, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये बाहर निकलेगा। और ये स्टीम वोलेटाइल जो बोला गया है ना, वो इसलिए बोला गया है। मैंने जो असाइनमेंट दिया था पहले, अभी का नहीं, जो मैंने अपलोड किया था, उसमें क्वेश्चन है, हाँ यही वाला क्वेश्चन है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल एक्सप्लेन। हाँ, तो उसका आंसर ये है बेटा, ये उसका आंसर है कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इधर इंटरमोलिकुलर, तो इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है, इसका लोअर, तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला स्टीम वोलेटाइल है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट लेक्चर आज मॉर्निंग में हो गया, तुम पूरा एक लेक्चर पीछे हो। फ्राइडे तेरा एग्जाम का भी मंडे से। हो गया? कौन से चैप्टर से पूछ रहा है तू? कहाँ लिखा है? हाँ, तो जुड़ रहा है ना, ये दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो एसोसिएट हो रहा है ना। क्या ये कहाँ हो रहा है? एसोसिएशन कैसे बोलेंगे इसको? ये तो अकेला एक ही मॉलिक्यूल है ना, दो लोग जुड़ के एक हो जाएंगे तो एसोसिएशन है। ये है 2 मोल्स जुड़ के 1 मोल हो गया, ये तो अकेला ही है ना, ये कहां से एसोसिएशन हुआ? एसोसिएशन उधर है। अरे हुआ क्या, ये वाला जो मैंने पढ़ाया है, ये एक गिव रीजन आता है जो मेरे असाइनमेंट में है, उस गिव रीजन का आंसर है। हो गया? अच्छा, ये वाला नाइट्रेशन कौन से कंडीशन में किया हमने? हाँ, अब इसके बाद वाला जो नाइट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लास्ट बेंच एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ होने वाला है। अब यहां पे प्रोडक्ट चेंज होगा, तो एग्जाम में एक चीज को ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन आएगा वहां पे वो लोग लिख के देते हैं। जैसे अगर उनको नाइट्रेशन पूछना है तो तुमको ऐसा पूछेंगे कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट फिनॉल या ऑन फिनॉल, ऐसा कुछ लिख देंगे। और अगर उनको कॉन्सेंट्रेटेड वाला पूछना रहेगा तो वो लिख के देंगे
व्हाट इज द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन फिनॉल। तो ये वर्ड को समझ जाना है कि नाइट्रिक एसिड अगर डाइल्यूट है तो ये बनने वाला है, लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूं उसमें ये नहीं बनता, कुछ और बनेगा। तो वो प्रोडक्ट याद रखना। और नेक्स्ट वाला ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और सीईटी का भी क्वेश्चन है और नीट का भी क्वेश्चन है, तीनों जगह पूछा गया है। तो नेक्स्ट इज बी वाला पार्ट जो है वो है कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ, इनको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक मिक्सचर। ओके, ध्यान दो। तो यहां पे वापस HONO2 ही लिखना है, कॉन्सेंट्रेटेड। एरो पे लिखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हीट करना है, यहां पे लो टेम्परेचर पे नहीं होता। अब जो रिएक्शन होगा उसमें नाइट्रेशन कुछ इस तरीके से होता है। NO2 ग्रुप ऑक्यूपाई 3 पोजीशंस, ये देखो, और यहां से ये स्ट्रक्चर शायद मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी बनाया। यस, सेम क्वेश्चन जब नीट का बता दो, मैं नीट में आया था ये। हाँ, नीट में क्या आया था कि उन्होंने ये पूरा लिख के दिया था और यहां क्वेश्चन मार्क था, कंडीशन पूरा लिखा था, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, दिस इज पिक्रिक एसिड जिसका IUPAC नेम है यस 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसका कॉमन नेम भी मैंने बताया था, याद रखना, पिक्रिक एसिड। ओके, प्रोडक्ट देखो चेंज हो रहा है, नहीं तो तुम सेम बना के आओगे हर जगह। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ पिक्रिक एसिड बनता है, एंड पिक्रिक एसिड को फेनॉल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है। क्यों बोलो, फेनॉल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्यों है ये? हाँ, अपन ने 2 लेक्चर पहले, लास्ट लेक्चर पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? 3 से ज्यादा लगा भी नहीं सकते क्योंकि ऑर्थो और पैरा में ही लग सकता है। तो 3 नाइट्रो ग्रुप आने का मतलब है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन फिनॉल्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ये। जल्दी लिखो। हो गया? ओके, रिएक्शन नंबर 3, सल्फोनेशन। बट इस बार सल्फोनेशन किसका करना है? फिनॉल का करना है। सल्फोनेशन में कौन से ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है? SO3H, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, और उसके लिए एक ही सब्सटेंस की जरूरत होती है, H2SO4 की जरूरत होती है। ठीक है, अब ध्यान देना इधर पे, यहां पे है ना, ऑर्थो और पैरा एक साथ नहीं बनता। यहां पे ऑर्थो बनता है रूम टेम्परेचर पे और पैरा बनता है हायर टेम्परेचर पे। तो आपको यहां पे कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, एक साथ उनको नहीं बना सकते। तो ये आपका फिनॉल है,
इसमें ऐड करना है HOSO3H कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। ओए ध्यान दो इधर, देखो टेम्परेचर का फर्क है यहां पे। अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर वाला है 293 मतलब 20 डिग्री हो गया, ठीक है, तो ऐसे केस में ना ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। मतलब जो SO3H ग्रुप है, कहां से आएगा SO3H ग्रुप, ये देखो ध्यान दो इधर, ये बॉन्ड टूटता है ना, माइनस प्लस, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। सो यहां पे आपको ऑर्थो वाला एज अ मेजर मिलेगा, मेजर मतलब के वही मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर पैरा वाला बनाना है तो पहले तो टेम्परेचर है ना 373 है, यहां पे 100 डिग्री हो गया है, 100 डिग्री पे पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां पे पैरा पे ना SO3H लगा दो, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे मिक्सचर नहीं मिल रहा है, ऑर्थो मिलेगा 293 केल्विन पे और पैरा मिलेगा 373 पे, ठीक है। रिएजेंट सेम है, इनका नाम लिखते हैं। अभी सुनो इधर, SO3H और OH में ना जो प्रायोरिटी है वो SO3H को है। आर्यन इसके लिए बैठा है, इधर ध्यान दे, इन दोनों में प्रायोरिटी किसको है, SO3H। SO3H को प्रायोरिटी है तो ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा, तो इसका नाम आएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये वर्ड आएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये वाला जो आएगा दिस इज 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये वाला तो याद रखो भाई, ये पूछा गया है, ये बोर्ड्स में भी आया है, सीईटी में भी आया है, नीट में आया है, सिट्रिक एसिड वाला। क्या कहाँ डाइसल्फोनिक, वो तो फर्दर कन्वर्जन हुआ, हाँ वो आगे वाला है, वो अपने को जरूरत नहीं है उसकी, वो फर्दर कन्वर्जन है। ये तो अपने को H2SO4 डालने के बाद यही मिलेगा। डाइसल्फोनिक वो तो आगे हो गया, वो नेक्स्ट स्टेप हो गया, उसको नहीं पूछते, वो फर्दर वाला स्टेप नहीं पूछते। देखो खाली ये सल्फोनेशन ऑफ फेनॉल याद रखना है। हो गया, चलो रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4 है सुनो अभी, ये और इसके बाद वाला दोनों रिएक्शन एंट्रेंस और बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों नेम रिएक्शन है और ये काफी फ्रीक्वेंटली आता रहता है, मैच द कॉलम में भी आ जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग में आते रहता है और बोर्ड्स में 2 मार्क्स के लिए आता है। रीमर टीमन रिएक्शन बेसिकली किया जाता है टू प्रिपेयर सैलिसिल अल्डिहाइड। पहले तो ये समझ लो, सैलिसिल अल्डिहाइड को कैसे याद रखना है,
सैलिसिलिक एसिड पहले याद करो। सैलिसिलिक एसिड कैसे बनता है? बेंजीन रिंग पे है ना, ऑर्थो पोजीशन पे एक OH और एक COH होता है, उसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। बस वो COH हटा के CHO लगा देना है तो वो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इसको बनाने के लिए फेनॉल से ही स्टार्ट करना पड़ता है। ओके, तो अपने बुक में ना एक स्टेप मिसिंग है, वो भी मैं बता दूंगा। अपने बुक में थोड़ा शॉर्टकट में दिया है ये, तो मैं जो बता रहा हूं वो याद रखना, ठीक है। देखो इधर सब ये है कि हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि उन्होंने अपने को रीमन टीमन रिएक्शन पूछा है। तो इसका कंडीशन बहुत यूनिक है। ये रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ होता है, तो अपने को एरो पे CHCl3 लिखा होगा और उसके साथ एक्वियस NaOH या फिर एक्वियस KOH भी हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है, क्लोरोफॉर्म एंड NaOH या क्लोरोफॉर्म KOH। ये इसकी आइडेंटिटी है कि रिएक्शन फेनॉल के आगे ये लिखा होगा। ओके, आप सुनो, देखो हमने पढ़ा है फेनॉल एसिडिक है और NaOH क्या है? बेस। तो एसिड बेस है तो यहां से वाटर निकलेगा ना, H2 और Na आ जाएगा इधर, ठीक है। क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में हमको? स्टेप पे ध्यान दो। हाँ, तो यहां कुछ लिखा हुआ है। ओके, अभी ये डायरेक्टली कैसे आ गया वो पब्लिक को समझ में नहीं आता। अभी मैं तुमको पहले समझा रहा हूं साइड में, इधर ध्यान देना इस पे कि वो कैसे बना, CHCl2 कहां से आया। देखो एक्चुअल में है ना, जो क्लोरोफॉर्म है अपना, क्लोरोफॉर्म इज लाइक दिस। ओके, इसका रिएक्शन NaOH के साथ हुआ। ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में ना मैं यूजेस पढ़ा रहा था तुमको क्लोरोफॉर्म के, वहां पे एक वर्ड आया था डाइक्लोरोकार्बीन, और मैंने बोला था मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, और ये CET में भी पूछा है, इसके लिए मैं ये सिखा रहा हूं। ठीक है, देखो यहां पे क्या होता है, ये OH माइनस और ये H प्लस, ये तो वाटर हो गया। अब यहां से निकल आपका वाटर, तो आपके पास इधर पे H प्लस गया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब कार्बन पे। अब आपका जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, समझा क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए उसके पास। अब यार कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए तो माइनस का चार्ज, समझ में आया कि नहीं? यहां से वाटर निकल गया, वाटर निकलने के बाद अभी Na प्लस यहां बचा है ना। फिर क्या होता है, इसमें से एक और Cl निकलता है, लिविंग ग्रुप, 3 Cl है, कोई भी एक निकाल देने का, लिविंग ग्रुप। अब ये लिविंग ग्रुप जब गया यहां से, Cl माइनस चला गया, तो अब यहां पे आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, CCl2। क्या है ये? इस CCl2 को बोला जाता है डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरो, और ये इलेक्ट्रोफाइल है। अभी सोचो जरा और मेरे को बताओ इसको इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोला गया? यस, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। अब अपने को मालूम है कि इसका ऑर्थो पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच रहता है, तो ये जाके इधर अटैक करता है। लेकिन अगर ये अटैक करेगा भी ना, तब भी इसकी वैलेंसी 4 नहीं होगी, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एक H भी तो प्रेजेंट है। अरे है कि नहीं? H है ना उधर। तो क्या होता है, जब ये यहां पे अटैक करता है ना, तो ये H है ना शिफ्ट होता है, इसमें दिख रहा है इधर, ये जो H है ना इधर, ये इसकी वैलेंसी को उसने सेटिस्फाई किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी CCl2 था ना पहले से। तो ये H कहां से आया? ये इधर का ही H है, और ये क्या बन गया? CHCl2। समझा? एग्जाम में ये पूछा है, क्वेश्चन भी बताता हूं CET में, उन्होंने पूछा है कि रीमर टीमन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है उसका नाम क्या है, और नाम के साथ साथ है ना ऑप्शन में CCl2 विथ ऐसा लोन पेयर दिखाया भी था। ये CET में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है।
सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बीन। इसके बिना ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो अभी ये बना, अब इसके बाद क्या करना होता है, अपने बुक में डायरेक्टली उन्होंने अल्डिहाइड बना दिया इसको नेक्स्ट स्टेप में। मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं तुमको बता रहा हूं क्या करना है। इसमें ना NaOH ऐड करना है ना, अपने में NaOH ऐड करना है, बट 2 NaOH की जरूरत होती है। कितने? हाँ। अब ये NaOH है ना एक्वियस वाला है। कौन सा है? तो एक्वियस वाला NaOH या एक्वियस KOH क्या करता है, हैलोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप लेके आता है। तो अगला स्टेप जो चाहिए अपने को, वो अपने बुक में मिसिंग है। क्या है अगला स्टेप? ये जो अपने पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है जिसमें O माइनस और Na+ ऐसे ही है, अब ये 2 Cl रिप्लेस होएगा। सुनो ध्यान से, इधर क्या आएगा मालूम है? यस, OH आएगा। ये कॉम्प्लेक्स है, ये इसका कोई नाम नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, इसको हीट करते हैं। हीट करने पे इट रिमूव्स वाटर। वाटर निकलने के बाद क्या बचा, जरा ध्यान दो इधर, CH का हाइट। अरे समझा क्या? अभी वो अल्डिहाइड बना है, देखो O माइनस Na+ और यहां क्या गया, CHO आ गया। CHO आ गया। अब है ना मेरे को अपना फेनॉल का ग्रुप रिटेन करना है। उसको रिटेन करने के लिए एसिड हाइड्रोलाइसिस, डाइल्यूट HCl डाल दो। डाइल्यूट HCl डाल देंगे। अपने बुक में शायद H3O+ वगैरह लिखा होगा, एक ही बात है। डाइल्यूट HCl डालोगे तो यहां से प्रोटॉन ले लेगा। प्रोटॉन लेने के बाद क्या बनेगा, फेनॉल। OH वापस आ जाएगा ना। हाँ, तो क्या बनेगा बोलो, इधर आ गया आपको OH वापस से, ये हो गया आपका CHO और बाय प्रोडक्ट में NaCl बन गया सैलिसिल अल्डिहाइड। सैलिसिल अल्डिहाइड ये कॉमन नेम है। सैलिसिल अल्डिहाइड इज अ कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या आएगा इसका? IUPAC नेम क्या आएगा? हाँ, ये देखो, ये 1 और ये 2। तो इसका IUPAC नेम कहां लिखूं मैं, जगह नहीं है इधर। देखो यहां लिख रहा हूं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ये बनेगा। समझा? और ये जो मैंने तुमको बताया ना, ये एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म वाला पार्ट है। ये पूरा ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा, बट यहां से जो बन रहा है ना वो अपने काम का है, डाइक्लोरोकार्बीन। ओके, तो क्लोरोफॉर्म और NaOH रिएक्ट करता है, ये CCl3- बनता है, फिर एक लीविंग ग्रुप निकलता है, तब CCl2 बनता है, और ये CCl2 ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है। अभी देखो यहां पे ना ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बना है ना, पैरा वाला नहीं बना। करेक्ट, क्योंकि जिस कंडीशन, इसको 2 अलग अलग कंडीशन में करते हैं। लो टेम्परेचर पे किया तो ऑर्थो इज द मेजर, मतलब ऑर्थो डोमिनेंट होता है, और हाई टेम्परेचर पे किया तो पैरा। पैरा वाले को अपन सैलिसिल अल्डिहाइड नहीं बोलते, ऑर्थो वाले को सैलिसिल अल्डिहाइड बोलते हैं। क्या हुआ? कौन सा वाला? पूरा ये वाला? ये देखो, ये स्टेप में क्या हुआ, NaOH डाला ना, तो NaOH डालने से क्या होगा, OH- निकलेगा ना, तो OH- हैलोजन को रिप्लेस कर रहा है। 2 Cl है ना, दोनों की जगह OH आ गया, क्योंकि अपन ने पढ़ा है ना एक्वियस NaOH एक्वियस KOH क्या करता है, हैलोजन को रिप्लेस करता है OH से, अल्कोहल बनाता है। हाँ, तो वो आ गया। देन उसको हीट करते हैं, हीट करने पे वाटर निकलता है, तो CHO बच गया। CHO इज अल्डिहाइड, एंड देन मुझे अभी ये OH ग्रुप वापस रिटेन करना है, तो हाइड्रोलाइसिस कर देने का, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl डालने से क्या होगा, ये O- क्या करेगा, H+ ले लेगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, और ये Na+Cl- बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सा? -2 NaCl। एक साइड में मैं यहाँ पे नोट लिख के दे रहा हूं, अगर
क्लोरोफॉर्म के जगह CCl4 यूज किया गया, तो फिर सैलिसिल अल्डिहाइड के जगह पे सैलिसिलिक एसिड बनता है। बट हम लोग नॉर्मली सैलिसिलिक एसिड बनाते नहीं है इस मेथड से, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड बनाने का इसके बाद वाला जो मेथड है वो है कोल्बेज रिएक्शन बोलते हैं उसको। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सोडियम फिनॉक्साइड है ना, अच्छा रिएक्टिव कंपाउंड है, इसलिए वो बार बार फिनॉल को सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। इट इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। अब फिनॉक्साइड वो ज़्यादा फिनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसके लिए क्या है, वो कन्वर्ट करते हैं उसको, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन वगैरह करवाते हैं। हाँ, एग्जाम में ये सारे स्टेप्स लिखने रहेंगे पूरे। ये सिर्फ तुम्हारे को एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब जिसको समझ गया उसको समझ गया, क्योंकि मैंने क्लियरली बता दिया है कि डाइक्लोरोकार्बिन कैसे बनता है, उसके बाद ये आगे बढ़ता है रिएक्शन। ये अपने को पूरा 2 मार्क्स के लिए आएगा। अगर क्वेश्चन यही आता है नॉर्मली, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ रीमर-टीमन रिएक्शन, तो रिएक्शन लिखने का और उधर पे 1-2 लाइन में लिख देने का कि फेनॉल से स्टार्ट करके सैलिसिल अल्डिहाइड बनता है, ऐसा 1-2 लाइन लिखना है। ये पूरा ऐसे ही लिखना है, ठीक है। जल्दी लिखो। कौन है बे? मॉर्निंग और इवनिंग बैच में कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स है लोगों में, स्पेशली महिला मंडल में। मॉर्निंग में भी ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसा बैठे बैठे ना ऐसा हंस देते कुछ। हाँ, तेरे को पता है? बट वो अकेली नहीं है, उसका ग्रुप है 2-4 लोग। नहीं, उनके अलावा भी और है जो उनके ग्रुप में भी नहीं है, वो भी ऐसे ही हंसते हैं। वो कैसा है, वो कंटेजियस है ना, फैलता है वो, हंसते रहते हैं। आज भी ऐसी कुछ सुबह आवाज निकाला जैसा अभी तूने कुछ निकाली है ना। हाँ, अच्छा। अरे हुआ क्या, लिख के। अरे तू कैसे लिख पा रही है, तू तो इसके मुंह पे मारने वाली थी ना, अब तक तो लगा नहीं। क्या हो गया है तेरे को? कॉलेज का टेंशन है? क्यों जाते हो कॉलेज? कौन बोला तुमको कॉलेज जाने? अरे हो गया ना। हाँ, कोल्बेज रिएक्शन नेक्स्ट। अभी ये भी रिएक्शन जो है नेम रिएक्शन है, एंड इट इज स्पेसिफिकली फॉर सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बनाने का देखो, अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रीमर-टीमन में सैलिसिल अल्डिहाइड बनता है और यहां पे सैलिसिलिक एसिड बनता है। मतलब जहां पे CHO ग्रुप था ना, वहां इस रिएक्शन में COOH आएगा, लेकिन रिएक्शन करने का तरीका सेम नहीं है, अलग है। ओके, इधर ध्यान दो। तो फेनॉल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला तो वही है, सेम NaOH डालना है हमारे को, एक्वियस। बातें मत करो, बात कर करके लिखते हो ना तुम, तभी तुम्हारे भेजे में कुछ जाता नहीं है। ओके, इधर ध्यान दो, यहां से वाटर निकलेगा H2O, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा पहले। अब है ना, पहले जैसा तुम्हारे बुक में दिया है वो मैं लिख देता हूं, मैं नीचे अलग से बताता हूं कि एक्चुअल में रिएक्शन कैसे हुआ। बुक में डायरेक्टली दे दिया है
बुक में क्या किया उन्होंने, एरो के ऊपर सारे कंडीशंस लिख दिए। ऐसा कुछ लिखा होगा, देखो CO2 लिखा होगा, फिर उसके बाद टेम्परेचर दिया होगा, हाँ ऐसा प्लस कुछ लिखा है, फिर 398 केल्विन लिखा हुआ है एंड 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा है ना, सब बराबर है। चुप बैठना है, इधर ध्यान देना, ये सब कंडीशन सही है, बट उन्होंने आगे के स्टेप्स सारे स्किप किए और डायरेक्टली हमारे को ना प्रोडक्ट ही बता दिया वहां, जो कि ये है। एंड COOH, ये देखो सैलिसिलिक एसिड भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होता है, ऑर्थो पे दोनों ग्रुप लगते हैं, तो इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम मतलब सैलिसिलिक एसिड है, और IUPAC नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके देखो अभी अभी रिएक्शन में यहां के इससे आगे क्या हुआ वो मैं समझा रहा हूं, वो डायरेक्टली ऐसे बन गया ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अपने पास जो सोडियम फिनॉक्साइड, ये फिनॉक्साइड आयन हम लोग इसका रेजोनेंस बना चुके हैं, फिनॉक्साइड, ठीक है। देखो ध्यान दो, अभी अपन ने रेजोनेंस में क्या पढ़ा था, ये कॉन्जुगेशन में ना पाई सिग्मा लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर यहां शिफ्ट करता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। जब ये इधर जाएगा, ध्यान देना सब लोग, तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, ये है डबल बॉन्ड O, बराबर, करेक्ट है। इधर पे यही नहीं पता चला कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है ना सर लीनियर होता है, लीनियर, ध्यान दो इधर, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। तो है ना ये जो इधर पे नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा इस पे, ये इधर जुड़ेगा, लेकिन ये कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ पे जुड़ेगा 5 हो जाएगी वैलेंसी। तो हम क्या करते हैं, कोई एक बॉन्ड कर देते हैं ऑक्सीजन की तरफ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, अब देखो यहां पे ना H है एक, C6H6 होता है, H है, ओके। अभी जब ये आएगा इधर पे, तो यहां पे क्या होगा, देखो C डबल बॉन्ड O, क्या आएगा इधर, O माइनस, क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस आएगा, बराबर। और इधर क्या रहेगा, ये ऐसा कुछ रहेगा ना, समझ में आया, इतना क्लियर है। अब इसके बाद इधर पे आगे क्या होने वाला है, देखो इन्होंने कुछ लिखा है, एसिड हाइड्रोलाइसिस। अब जब एसिड हाइड्रोलाइसिस होगा तो वो इधर भी होगा और इधर भी होगा, अबे दोनों जगह होगा, नहीं समझा, इधर भी प्रोटॉन ऐड होएगा, बिकॉज हमको क्या चाहिए, COH चाहिए ना, COH चाहिए हमारे को, और इधर भी प्रोटॉन ऐड होगा बिकॉज हमको OH वापस से चाहिए, OH चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ। अच्छा अगर ध्यान दो, जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे H भी तो है कि नहीं, हाँ। तो होता क्या है, ये वाला जो H है प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर देता है अपना, जैसे ही इधर आएगा, जब पाई बॉन्ड आएगा तो इधर तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, ये फिर अपनी जगह पे चला जाएगा, समझा क्या। यहां से ये जो CH बॉन्ड है ना, इसके इलेक्ट्रॉन अंदर रिंग में शिफ्ट हो जाता है, और ये चला गया इधर। अब जब ये इधर गया तो अपने को देखो क्या मिलेगा, यहां पे अपने को मिलेगा सिंगल बॉन्ड O, 3 लोन पेयर वापस आ गए इसके पास, हाँ। यहां पे क्या बचा है, C डबल बॉन्ड O माइनस पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड आ गया, इधर पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड, समझा कि नहीं समझा,
अभी लास्ट में जब हम लोग इसका ये करेंगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस, ये भी प्रोटोनेट होगा, ये भी प्रोटोनेट होगा, तो दोनों जब प्रोटोनेट होंगे तो यही प्रोडक्ट आएगा, यही आएगा। तो लास्ट में आपको सैलिसिलिक एसिड मिलेगा ऐसे। तो यहां पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पूरे रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिल कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, बट इधर लिखने का ऐसा, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल। वीक इलेक्ट्रोफाइल इसलिए क्योंकि इसके चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि उसके राइट और उसके लेफ्ट में दोनों जगह पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो वो लोग इलेक्ट्रॉन पूल करते हैं ना, इस वजह से उसमें इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर आता है, ठीक है। तो इसलिए ये यहां पे अटैक करता है। तो ये ऐसे जाता है पूरा रिएक्शन, जो ऊपर उन्होंने से डायरेक्टली बता दिया कि यहां से ये बनता है, वो इतना आसानी से नहीं बनता वो, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म बताया है तुम्हारे को, मैकेनिज्म समझने के लिए, ताकि एग्जाम में वो लोग आपको मैकेनिज्म लिखने के लिए नहीं पूछेंगे। हो गया? सोडियम फिनॉक्साइड इसको लिख दो। एग्जाम में ऐसा ही लिखना जैसा दिया है, इवन एनसीईआरटी में भी ऐसा ही दिया है। एनसीईआरटी में भी डायरेक्टली उन्होंने प्रोडक्ट बना के बता दिया, और ये मैकेनिज्म है उसका। क्या है रे भैया? अरे लिखो रे, तो बात करने का। तू है ना आर्यन, तू सुधरने नहीं वाला है ना। तेरे को मतलब बेंच पे बैठा ना तू, हाँ, तो तेरा कैसेट चालू हो जाता है आसपास वाले के साथ तेरे को बात करने का, और उनको तो मतलब वही चाहिए। हाँ, एकदम मतलब सीरियसली कुछ तो चल रहा है तुम्हारा। लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? वो कुछ नहीं आता, हाँ, तभी इतना चिपक चिपक के बैठा है, पहचानता नहीं। बद्री, तुम लोग लास्ट बेंच पे क्यों बैठते हो? इसके लिए, खाली बातें करते रहने का। हाँ, यही तो है, बोलो। जब जब मैं देख रहा हूँ ना, तुम्हारा कुछ तो डिस्कशन चालू है। अब वो केमिस्ट्री का डिस्कशन नहीं, इतना मेरे को मालूम है, क्योंकि सर ने अल्टीमेटम दिया है। हाँ, पार्टी के पहले जिंदा रहना पड़ेगा।
सर पार्टी दे रहे हाँ हैं। कौन सा पार्टी? सर पार्टी देंगे। होएगा पार्टी, क्यों? क्यों ना। हमें पता नहीं कब क्या होगा। क्या किसका पार्टी? आप दे रहे हो? सर का पार्टी करना है। हाँ, पता है। करेंगे, अभी पार्टी का बात मत करो। सर शाम को हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना। ओके, ध्यान दो इधर। नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल है, ठीक है। अभी दो तीन ही रिएक्शन फेनॉल के बचे, फिर फेनॉल वाला पार्ट खत्म हो गया। फेनॉल का ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत। फेनॉल का ऑक्सीडेशन करना है तो वी नीड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो स्ट्रॉन्ग है वो हम लोग लिख देंगे। अभी अपने बुक में लिखा है Na2Cr2O7 विथ H2SO4, चलेगा ये भी। जैसे मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट बताया था K2Cr2O7, वैसे ये Na2Cr2O7 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको बोलते हैं सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इस वजह से ना देखो ऑक्सीडेशन के दो मीनिंग है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फेनॉल जब ऑक्सीडाइज होता है ना तो ये वाला कंपाउंड मिलता है हमको, टैलेंट देखो टैलेंट, हिडन टैलेंट। एकदम हिडन टैलेंट है ये जो उभर रहा है। बेंजोक्विनोन बोलते हैं इसको। क्विनोन जो है ना, क्विनोन ये एक क्लास ऑफ कंपाउंड। ओए यार तुम्हें ना अभी इधर ध्यान दो, सब लोग, सबको वार्निंग दे रहा हूं, इधर ध्यान दो। बेंजोक्विनोन जो है ना वो एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, मोस्टली है ना डाइज वगैरह जो बनते हैं, कलरफुल डाइज, उसमें ये क्विनोन जो है ना वो यूज होता है। बहुत सारा क्विनोन होता है, हाइड्रोक्विनोन अपन ने पढ़ा था एक, ठीक है। ये बेंजोक्विनोन है। सो क्विनोन बेसिकली ये डाई कीटोन है, डाई कीटोन। देखो दो कीटोन है इसमें, इधर भी कीटोन है, इधर भी कीटोन है, ठीक है। सो बेंजोक्विनोन बनता है फेनॉल के ऑक्सीडेशन से। ये एक रिएक्शन है, अभी और दो बाकी है जो कि रिडक्शन रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फेनॉल। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फेनॉल। अब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन वर्ड काफी बार पहले भी रिपीट हुआ है। जब भी इट मींस हाइड्रोजन ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट निकल है। जब भी हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वर्ड यूज करते हैं वो कैटलिस्ट होता है, तो इसका मतलब हम लोग को फेनॉल में हाइड्रोजन गैस पास करना है। फेनॉल में हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करेंगे और हम कैटलिस्ट लिखेंगे निकल। वो D3 ऐसा कुछ दिया है शायद आपने, वो हाँ ठीक है। सुनो अभी, ये मैंने तुम्हारे को रिडक्शन रिएक्शन में सिखाया था कि हाइड्रोजन गैस का रोल क्या होता है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड बनाता है। इसका मतलब ये सारे डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस करेगा और इनको सिंगल बॉन्ड बनाएगा। टोटल मिला के मैंने 3 मोल H2 लिया है, मतलब मेरे पास 6 H एटम्स है। ये सारे के सारे 6 एटम यहाँ पे एक एक कार्बन पे ऐड होंगे, और जब ये ऐड होंगे अब ये फेनॉल नहीं रहेगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, रिडक्शन के बाद सैचुरेटेड हो जाएगा। तो ऐसे ही रहेगा, मतलब जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। फेनॉल से साइक्लोहेक्सेनॉल बनाने के लिए पूछा था, ठीक है।
सो इट इज बाय यूजिंग हाइड्रोजन गैस विथ निकल, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। याद रखो ये हाइड्रोजन इस OH ग्रुप को कुछ नहीं कर सकता है, उसका काम सिर्फ डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और लास्ट जो फेनॉल का रिएक्शन है वो भी रिडक्शन ही है, नंबर 8, उसका नाम है रिडक्शन ऑफ फेनॉल। करते हैं हम रिडक्शन ऑफ फेनॉल, ओके। तो यहां पे हम लोग फेनॉल से स्टार्ट करेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट के जगह पे हम जिंक ऐड करेंगे। एक्चुअली ये जिंक डस्ट होता है, पाउडर होता है। जिंक क्या करता है, फेनॉल को रिड्यूस करता है। रिड्यूस करने का मतलब है ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है वहां से। जैसे ही ऑक्सीजन को यहां से रिमूव करेगा, ये H रिंग के अंदर जाएगा और प्रोडक्ट बेंजीन बनेगा, बेंजीन मिलेगा यहां पे, और बाय प्रोडक्ट में मिलेगा जिंक ऑक्साइड। तो इसका मतलब फेनॉल को अगर बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो अपने को जिंक की जरूरत है, लेकिन अगर उसको साइक्लोहेक्सेनॉल बनाना है तो वी नीड हाइड्रोजन गैस विथ निकल। ये भी रिडक्शन है, वो भी रिडक्शन ही है, बट यहां पे अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब बेंजीन का रिएक्शन हो रहा है, OH ग्रुप का रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन यहां पे OH ग्रुप का रिएक्शन हुआ है, मतलब जिंक ने ऑक्सीजन को वहां से एब्जॉर्ब किया और ये हाइड्रोजन रिंग में चला गया और बेंजीन बन गया, ठीक है। यहां पे फेनॉल पूरा खत्म हो गया, अल्कोहल फेनॉल पूरा खत्म, अभी सिर्फ ईथर्स बचा हुआ है। तो अभी हम लोग ईथर से स्टार्ट करने वाले हैं। बैठो रे, श्रेया मैंने नहीं, वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत बकैती करने लगी है। नो बिल्कुल नहीं। हाँ, मतलब अच्छा, नो नो आई डोंट, वी हम्म, कुछ नहीं है, अफवाह फैली है, रूमर्स। हाँ, तो वही काम करेंगे। कौन बुला रहा है? ओके, ध्यान दो इधर। ईथर्स जो अपन ने इसके पहले शायद प्रीवियस चैप्टर में एक मेथड किया था ईथर बनाने का, जिसका नाम था विलियमसन सिंथेसिस। अभी रिपीट होगा वो फिर से, बट इस बार जो मैं सिखाने वाला हूं उसमें काफी कुछ एक्स्ट्रा है, क्योंकि पिछले चैप्टर में सिर्फ इतना ही बता दिया कि ईथर कैसे बनता है, बट इस रिएक्शन में उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में काफी कुछ पूछा जाता है, सिर्फ ईथर बनाने के लिए नहीं आता है, उसके अंदर का मैकेनिज्म क्या होता है सब आता है। लेकिन उससे पहले हम लोग डिहाइड्रेशन किए थे ना लास्ट लेक्चर में। मैंने बोला था 2 डिहाइड्रेशन होता है, इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर। तो पिछली बार हमने इंट्रामोलिक्यूलर किया था और मैंने क्लियरली लिख के दिया था कि इंट्रामोलिक्यूलर मतलब एलिमिनेशन, एंड एलिमिनेशन गिव्स अल्कीन। बट अब जो हम लोग करने वाले हैं ये इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है, मतलब मुझे 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल लगेंगे, उसमें से वाटर एलिमिनेट होगा, सो इट इज नॉट एलिमिनेशन, इट इज सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ईथर मिलेगा। तो अपन स्टार्ट करें अभी प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशंस ऑफ ईथर। फर्स्ट मेथड का नाम डिहाइड्रेशन
ओके, तो डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहां पे जो डिहाइड्रेशन है ये इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इससे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़े, SN1 SN2, तो इसका भी पता लगाएंगे कि ये SN1 फॉलो करता है या SN2 फॉलो करता है, वो रिएक्शन करते करते समझ में आएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है, मतलब यहां पे अल्कोहल का एक नहीं दो मॉलिक्यूल लगेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल अगर हम यूज करेंगे तो फिर वहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा। वी नीड 2 मोल्स, और यहां पे सबसे बड़ा फैक्टर टेम्परेचर है। आई थिंक लास्ट लेक्चर में मैंने 443 यूज किया था, इस बार टेम्परेचर 413 है, सिर्फ 30 डिग्री का फर्क होता है। तो जब ये रिएक्शन लैब में करते हैं ना, टेम्परेचर को बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि अगर 413 क्रॉस हो गया तो फिर तो आपको ईथर नहीं मिलने वाला, अल्कीन मिल जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो आपको 413 के पहले ही या 413 के आसपास रिएक्शन के टेम्परेचर को रोकना है, नहीं तो फिर हमको अल्कीन मिलने वाला है, मतलब एलिमिनेशन तो होना ही होना है। तो एलिमिनेशन से रोकना है तो टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 30 डिग्री का जो फर्क है वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब यहां पे पहले ना जनरल रिएक्शन समझ लेते हैं। जनरल रिएक्शन इज ROH प्लस HO, ऐसा लिखो, ठीक है। एरो पे हमारे को कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट याद है ना सब, H2SO4 सेम है, बट टेम्परेचर इज 413, लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अब यहां से वाटर एलिमिनेट होगा। देखो मैंने बोला था ये कौन सा वाला डिहाइड्रेशन है, इंटरमॉलिक्यूलर। तो एक मॉलिक्यूल में से OH जा रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल से H जा रहा है। अब इधर देखो OH बचा, व्हाट इज दिस, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो प्रोडक्ट इज ROR प्लस H2O, ये आपका ईथर है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। तो पहले हम लोग मिथेनॉल से स्टार्ट करते हैं। सेम कंडीशन, concentrated H2SO4 and 413 Kelvin, कौन सा ईथर, CH3O CH3 प्लस H2O, नेम लिखेंगे इसका। सो दिस इज मिथेनॉल एंड दिस इज मिथाइल ईथर है ना, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल तुम लोग लिखो, अभी मैं बता रहा हूं। इथेनॉल का एग्जांपल लिखना है, नेक्स्ट वाला। 2 इथेनॉल लेना है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। कंप्लीट करो इसको, एक मिनट जरा, एक राउंड मारना पड़ेगा मेरे को। तू क्यों नहीं आया सुबह? अपना अभी से मैच पे बैठ रहा हूँ ना, फिर स्विच कर लिया। सॉरी, अरे सर सही जगह बैठा है। इसलिए मार दो। ये वो क्या हुआ है, सीरियस क्यों ऐसे आँख बड़ा बड़ा कर रहा है? अच्छा, सुधरने की जरूरत है, गुड। जगह चेंज करना इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। सर और बाजू में भी सूरज के बेटा है। च्युइंगम खाना बंद कर दे बेटा क्लास में।
है ना, लोगों को हिंदी में 50 बार बोल चुके हैं हम। नहीं तो होने देना चालू, सर को पता चल रहा है। हाँ, करना पड़ेगा बाद में। डिसरिस्पेक्ट। यूट्यूब पे जाना है, याद रख। हाँ वेरी गुड। हाँ इसका तो नाम लिखो रिएक्टेंट का। क्या बात है, ऑर्गेनिक कर रहा है। ये कौन करेगा? वो देख के लिखेगा। हाँ तो देख के लिखने का है तो लिखना। गुड, शाबाश। हाँ केमिस्ट्री का ही है ना बुक। अराबी का ये खदे ये फेनॉल है। हाँ मैंने फेनॉल लिखा है। हाँ और तूने बुक ही नहीं लाया ना, बहुत अच्छा। लैपटॉप लाना नहीं भूलेगा लेकिन बुक भूलेगा। तेरे को पास होना है कि नहीं होना है? कभी नहीं लाया आपके लिए। हाँ मेरे को कुछ नहीं है, मैं कोई भी जिसको नहीं लिखना है मत लिखो, है ना। वो नोट जो है ना उसका वर्थ अभी नहीं पता चलेगा, फाइनल एग्जाम में। बहुत बात करते हैं इधर सुबह हफ्ते में 4 दिन तो तू बुक नहीं लाता। सर मैं ऊपर से आधा फिजिक्स में लिखा है, आधा रफ बुक में लिखा है। अभी नया बुक बना दिया तो बहुत शान से दिखा रहा है। हाँ साल भर से तो बुक नहीं लाया। तो क्या करूँ उसके लिए? क्या तेरे को सम्मानित करेंगे वहां पे बुला के, फेलिसिटेशन। प्राइमरी अल्कोहल के साथ ही रिएक्शन। हाँ वो अभी बताने वाला हूँ, बाकी है। Phenol are more acidic than Alcohol. alcohol. हाँ तो इथेनॉल अल्कोहल ही हुआ ना, अल्कोहल से ज्यादा रेजोनेंस का ही था ना। स्टेबिलिटी। जो अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर रहता है फिनॉल का वो ज्यादा स्टेबल। कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल। और एक क्या बात है, सही है। ये तो मतलब आउट ऑफ नोवेयर हो गया। हाँ सही है। क्या हुआ? हाँ इथॉक्सी इथेन, करेक्ट है, इथॉक्सी इथेन बने। ध्यान दो इधर, देखो इधर देखो, वाटर निकल गया तो इधर न्यूक्लियोफाइल कौन सा था? इधर न्यूक्लियोफाइल है C5O-, ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अपने को प्रोडक्ट आएगा C2H5O प्लस, तो यहां पे इथॉक्सी इथेन। बस हो गया, अभी बकवास बंद करो। और ये अपना इथेनॉल है। देखो अभी इस रिएक्शन का 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखा रहा हूं मैं। पहला पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बनाने के ही काम आता है, ठीक है। तो सब मैं नोट में लिख के देता हूं, यहां पे ध्यान देना। इधर पहला पॉइंट ये है, दिस मेथड is used to prepare symmetrical ethers, ठीक है। अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते। देखो अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए ना ये दोनों अल्कोहल सेम नहीं लेने पड़ेंगे, डिफरेंट चाहिए, बट ये रिएक्शन उतना यूजफुल नहीं है उसके लिए, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कौन सा रिएक्शन है जो अनसिमेट्रिकल ईथर भी देता है। फिलहाल ये रिएक्शन से सिमेट्रिकल बनता है। दूसरा ये है इसमें कि ओनली प्राइमरी अल्कोहल्स अंडरगो substitution to give ethers,
और तीसरा पॉइंट ये है कि सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स अंडरगो एलिमिनेशन टू गिव एल्कीन्स। अब इसके पीछे ना एक कॉन्सेप्ट ये है कि सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल एलिमिनेशन इसलिए दे रहे हैं बिकॉज दिस रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। अब बताओ जरा SN2 मैकेनिज्म में हमने क्या पढ़ा है? SN2 कब फॉलो होता है? जब स्टेरिक रिपल्शन सबसे लीस्ट होता है, बराबर। प्राइमरी अल्कोहल में सबसे लीस्ट स्टेरिक रिपल्शन होगा बिकॉज यहां पे बल्कि ग्रुप कम होंगे। अभी देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको इस पे अटैक करना है तो इट शुड बी अ स्मॉलर ग्रुप। अगर ये बड़ा ग्रुप रहेगा तो ये इसको नहीं कर पाएगा, तो उस टाइम पे सब्स्टिट्यूशन की जगह क्या हो जाएगा? और एलिमिनेशन हुआ तो अल्कीन बन जाएगा। मतलब टेम्परेचर वही रखा है तुमने, लेकिन तुमने अल्कोहल प्राइमरी नहीं लिया, तुमने सेकेंडरी या टर्शरी लिया। तो इस चीज को एग्जाम में याद रखना बहुत जरूरी है बिकॉज हम लोग सेकेंडरी से भी बना के आ जाएंगे और हमको लगे हमने सही लिखा है, मार्क्स नहीं मिलेगा बिकॉज ये रिएक्शन सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के साथ होता ही नहीं है। समझ में आ गया? ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बता रहा हूं कि इसको एंट्रेंस एग्जाम में हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ईथर बनाना है या फिर अल्कीन बनाना है। ठीक है, हो गया लिख के? SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। अभी उसका मैकेनिज्म लिखूंगा मैं। देखो इधर, ये मैं एंट्रेंस एग्जाम, हम लोग को है ना बिना रिएक्शन लिखे प्रोडक्ट पहचान में आ जाएगा अगर हम इस कंडीशंस को याद रखेंगे। रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो ये इथेनॉल है, प्राइमरी अल्कोहल। इसका डिहाइड्रेशन दो तरीके का होता है, इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर। तो ऊपर मैं क्या लिख रहा हूं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बट एट 443 केल्विन, और नीचे मैं लिख रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बट एट 413 केल्विन। देखो टेम्परेचर का ही डिफरेंस है। यार तुम्हें ना एक्सप्लेनेशन के, तुमको क्या अभी बच्चों जैसा समझाने का है क्या? हाँ, एक्सप्लेनेशन के टाइम मुंह बंद किया करो ना। ये वाला जो रिएक्शन है 443 वाला, दिस इज एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन है। एंड ये 413 वाला, ये सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज गिव्स यू ईथर। सो यहां पे आपको ईथर मिलेगा C2H5 OC2H5, बट यहां पे क्या होगा? अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H निकलेगा, तो फिर यहां पे आपको अल्कीन मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, बिकॉज वी आर डूइंग डिहाइड्रेशन, लेकिन प्रोडक्ट में फर्क है। तो ये आपका ईथर है एंड दिस इज अल्कीन। टेम्परेचर बहुत मैटर करेगा यहां पे, टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 413 पे ईथर बनेगा,
443 पे अल्कीन बन जाएगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्टली टेम्परेचर पे ही बेस्ड होगा, क्योंकि वो लोग एरो पे टेम्परेचर लिख के देंगे, टेम्परेचर आएगा, नहीं तो तुम पता कैसे लगाओगे कि तुमको क्या बनाना है। वो लोग टेम्परेचर लिख के देंगे, और H2SO4 की जगह H+ लिखा होता है, एसिड। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम में हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ओके, ध्यान दो इधर। इतना टाइम वेस्ट करवाते हो ना मेरा, इसलिए तुम्हारा लेक्चर है ना पीछे होता जाता है। स्टेप नंबर 1 मैकेनिज्म का, अगेन इट इज प्रोटोनेशन ओनली, बिकॉज आपका ये वाला रिएक्शन भी एसिडिक कंडीशन में हो रहा है, H2SO4 डाल रहे हैं हम लोग। तो पहला स्टेप इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, तो हम लोग इथेनॉल के साथ ही करते हैं इसको। इथेनॉल लेते हैं यहाँ पे, ध्यान दो इधर, CH3 CH2OH, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, और प्रोटोनेशन में इधर H+ आ जाएगा, बराबर। H3O+ भी लिख सकते हो, H3O+ भी लिख सकते हैं। अब प्रोटोनेशन कहां पे होगा? प्रोटोनेशन होगा कहां पे? O पे। अबे O न्यूक्लियोफाइल है, ये लोन पेयर है ना, इसके पास प्रोटॉन ले लेगा। ये प्रोटॉन लेने के बाद ऐसा कुछ आएगा। उसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, तो इथेनॉल का पहले स्टेप में जिसको हम ऐसा लिखेंगे, बैक साइड अटैक ऑफ सेकेंड अल्कोहल मॉलिक्यूल। अल्कोहल मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, मैंने ब्रैकेट में न्यूक्लियोफाइल वर्ड लिखा है। बैक साइड अटैक ऑफ सेकेंड अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 2 अल्कोहल का मॉलिक्यूल यूज किया है, तो एक का प्रोटोनेशन हो गया, जो दूसरा बचा है ना वही आपका न्यूक्लियोफाइल है, और ये अटैक किस पे होगा? ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जहां पे हमने खत्म किया था पहले स्टेप में। तो अब देखो, पहले सेकेंड है, तो वो यहां से इजीली समझ में आएगा। ओके, और फिर यहां पे हम लिखेंगे प्रोटो। SN2 मैकेनिज्म का रूट क्या है? किस रूट से जाता है? वो तो होता है, बट उसका कुछ नाम है, एक ही स्टेप में होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, बराबर। देखो ये जो O है ना, इधर ध्यान दो, क्योंकि SN2 फॉलो हो रहा है, ये पूरा स्टेप SN2, यहां पे चाहिए तो लिख दो ऐसा लास्ट में, पूरा स्टेप SN2 से हो रहा है। ये जो O है, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। जैसे ही अटैक करेगा, इनका बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, यहां से वाटर निकल गया, अबे डिहाइड्रेशन पढ़ रहे हैं हम, वाटर निकल गया यहां से। वाटर निकलने के बाद अभी देखो क्या मिलने वाला है अपने को, CH3OH CH2 CH3 प्लस H2O। ये बस ईथर बनने से एक स्टेप दूर है अब, क्योंकि अपने को ये H हटाना है, ये H हटाना है, यहां पे प्लस आएगा, प्लस आएगा। कैसे बना? देखो, ये वाला O है ना, इसका लोन पेयर इस कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये हो गया बैक साइड अटैक, ये बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया इनका, और ये बॉन्ड टूट के निकल गया वहां से, क्या? तो ये H मैंने ऊपर लिख दिया उधर। ओके, अभी लास्ट स्टेप क्या होगा?
डीप्रोटोनेशन, बस वो डीप्रोटोनेट कर देना OH बॉन्ड को, यू विल गेट ईथर। तो तीसरा स्टेप डीप्रोटोनेशन। तो स्टेप नंबर 3, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म ईथर। ठीक है, तो जहां पे हमने खत्म किया वहीं से शुरू करेंगे। डीप्रोटोनेशन यहां से होगा, ये इलेक्ट्रॉन O पे चला जाएगा, ईथर मिलेगा। जितने भी मैकेनिज्म किए सब में यही स्टेप चल रहा है। पहला स्टेप प्रोटोनेशन, लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन। ओके, तो SN2 मैकेनिज्म कैसे फॉलो हुआ समझ में आया क्या? साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। इसलिए 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल चाहिए इधर, एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल से नहीं चलेगा। अगर एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो प्रोटोनेशन तो हो जाएगा, बट बाद में फिर ये वाटर निकलेगा ऐसे, याद है ना मैकेनिज्म। सेकेंड स्टेप में वाटर निकल जाता है तो फिर कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन बना तो फिर तो अल्कीन बनेगा। तो इसीलिए अपने को एक चीज याद रखनी है कि एक अल्कोहल अगर यूज करेंगे तो एलिमिनेशन होने वाला है, अल्कीन बनेगा। 2 अल्कोहल की जरूरत है। तो ये जो मैंने लिखा है इसको याद रखना। सेकेंड अल्कोहल का मॉलिक्यूल ही आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, उसमें OH ग्रुप है। तो ये 3 मार्क्स के लिए आता है। अभी इसके बाद एक और मैकेनिज्म बचा है, तो उसको टाइम है, लास्ट में आएगा। क्या हुआ, बाकी है? जल्दी लिखो। मैं भी ना नेक्स्ट टाइम से, अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होएगा ना, मैं बिल्कुल भी रुकूंगा नहीं। मेरा हो गया ना लिख के मैं चेंज करूंगा। देखो तुम टाइम पास करते हो, मेरा टाइम बर्बाद करते अलग। हाँ हाँ, वही करेंगे। नहीं तो कोई स्कैनर नहीं। विलियमसन सिंथेसिस। अभी ये वाला रिएक्शन हमने हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा है, बट उधर सिर्फ एक स्टेप में कैसे ईथर बनता है वो बता दिया। अभी यहाँ पे इसके बारे में बहुत सारा पॉइंट है। देखो पहले मेथड में हमने ये देखा कि H2SO4 यूज करके हम लोग ईथर तो बना ले रहे हैं, बट सिर्फ सिमेट्रिकल वाला। तो अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो तभी विलियमसन सिंथेसिस का मेथड आया था, बिकॉज इट इज यूज टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर, दोनों बना सकते हैं इससे। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं वही लिख देता हूं यहां पे, is
देखो इधर, अब सबसे पहले तो बेसिक चीज जो पढ़ाया था वो यहां पे रिपीट कर रहा हूं, जनरल रिएक्शन। ये जनरल रिएक्शन में होता है अल्काइल हैलाइड से, अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट होता है, और इसमें हम ऐड करते हैं NaOR, Na प्लस O माइनस, सोडियम अल्कोक्साइड। और जब ये रिएक्शन होता है उस टाइम पे ये X अपना लीविंग ग्रुप है, X माइनस, तो X माइनस और Na प्लस ये लीविंग बाय प्रोडक्ट बनाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल है OR, ये अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, प्रोडक्ट क्या आएगा? हाँ, तो ये हमको ईथर के साथ NaX मिलेगा। तो यहां पे अगेन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, विलियम्स भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। मतलब वापस हम लोग को यह भी जानना पड़ेगा कि ये SN1 फॉलो करता है कि SN2, तो भी मैं एंड में बताऊंगा। पहले ध्यान दो इधर एग्जांपल पे ध्यान। जैसे अगर मुझे सिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होने चाहिए। CH3I एंड NaOCH3 ले लिया आपने, दोनों साइड में मिथाइल ले लिया। अगर दोनों साइड में मिथाइल लिया तो फिर यहां पे सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा, डाई मिथाइल ईथर। ये वाला आयोडोमीथेन है एंड इसका नाम है सोडियम मिथॉक्साइड, बिकॉज ऑक्सीजन है, और को मिला मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर। और अगर मुझे इथाइल मिथाइल ईथर बनाना है, इथाइल मिथाइल ईथर, दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप, तो दोनों आर ग्रुप डिफरेंट, तो यहां पे प्रोडक्ट आएगा अनसिमेट्रिकल ईथर, आयोडोमीथेन, इसको मैंने ऐसे ही रखा अल्काइल हैलाइड को, और ये हो गया सोडियम इथॉक्साइड, एंड दिस इज इथाइल मिथाइल ईथर जिसको हम लोग मिथॉक्सी इथेन लिखेंगे। देखो यहां पे एक चीज थोड़ी सोचने वाली है कि हम लोग C2H5 को भी यहां लिख सकते थे और CH3 को वहां लिख सकते थे, तब भी ये रिएक्शन हो जाता, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए लिखा है बिकॉज दिस रिएक्शन फॉलोज तो अगर SN2 फॉलो कर रहा है तो अल्काइल हैलाइड वो वाला लेना है जिसमें बल्कि ग्रुप कम हो, तो इसको अगर मैं यहां लेता तब भी हो जाता वो, बिकॉज C2H5 में बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप नहीं है। लेकिन जो बेटर रिएक्शन है वो ये वाला है, बिकॉज CH3 ग्रुप सबसे लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस वाला है, तो न्यूक्लियोफाइल को यहां पे अटैक करने में कोई इशू नहीं होगा, तो इसलिए हमने यहां पे CH3 लिया है। अब जो मैं सिखाने वाला हूं वो रिएक्शन 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में आया है, अभी वो बताता हूं मैं क्या है। इसी के ऊपर है ना ईथर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो इस पे डिसाइड होता है कि आपने कौन सा अल्काइल ग्रुप चुना है यहां पे, क्योंकि अगर हमने गलत अल्काइल ग्रुप लगा दिया इस साइड में तो अपने को तो लगेगा कि हमने सही बना के आए, पर मार्क्स नहीं मिलेगा। हो गया लिख के? अरे हुआ क्या? देखो अभी एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था, एंड क्वेश्चन वाज हाउ
यू। अभी इसको ध्यान से समझना, क्योंकि रट्टा मारने वाला पॉइंट बिल्कुल नहीं है। इन्होंने बोला है कौन सा ईथर बनाना है अपने को, वो भी विलियमसन सिंथेसिस से। पहले टर्ड, ये है वो। ओके सुनो, अभी इसमें है ना लोग बहुत गलती करके आते हैं, क्योंकि यहां पे अगर ध्यान से देखें तो दो अल्काइल ग्रुप्स हैं। एक ये वाला ग्रुप टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है, और जो दूसरा वाला ग्रुप है उसके बाजू में ग्रुप है, बराबर। अब अल्काइल हैलाइड में कौन सा ग्रुप लेना चाहिए? तो अगर ये SN2 फॉलो कर रहा है तो अल्काइल हैलाइड में स्मॉलर ग्रुप जाना चाहिए, मतलब CH3। अगर मुझे ये बनाना है तो मैं चाहिए, यहां पे कोई भी हैलोजन ले लो, देखो हैलोजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ भी लो, अल्काइल ग्रुप। अब इसके बाजू में जो आप NaO ग्रुप डालते हो, वहां पे क्या आएगा? टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप इधर आएगा। समझ में आ रहा है क्या? बड़ा वाला ग्रुप इसमें होना चाहिए साइड में, क्योंकि ये तो लिविंग ग्रुप जाएगा, बट अटैक कार्बन इजीली हो जाएगा, क्योंकि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस लीस्ट है। अबे CH3 में काय का स्टेरिक हिंड्रेंस होता है? लीस्ट होता है, कोई बल्कि ग्रुप नहीं है। तो ऐसे केस में ईथर बनेगा वही वाला जो तुमको चाहिए, CH3 O C CH3, समझा? और यहां से NaBr, ये एकदम करेक्ट है। विलियमसन सिंथेसिस फॉलो हो रहा है इसमें, और ये SN2 से हो रहा है। दिस इज सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर हमने इसको अलग तरीके से किया, इस ग्रुप को अल्काइल हैलाइड में डाल दिया, तो अपन ने बना दिया टर्शरी अल्काइल हैलाइड, और उसकी हमने यहां पे CH3 रख दिया। अब क्या है, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो खुशी खुशी इसको भी ईथर बना के आएगा, है ना? तो इससे ईथर नहीं बनता है, बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो आपका अल्काइल हैलाइड है ये टर्शरी और यहां प्राइमरी है। टर्शरी वाले में तीन तीन बल्कि ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इस ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होने वाला। अरे SN2 फॉलो करता है टर्शरी, तो नहीं होने वाला है। तो अब बात यह है कि आपको यह भी पूछ सकते हैं कि अगर यहां विलियमसन सिंथेसिस नहीं हो रहा तो फिर यहां पे क्या होगा? तो अब सुनो इधर, जब सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा ना, तो अब जो ये आपका OCH3 ग्रुप है ना, ये वाला, ये पूरा ग्रुप, इधर ध्यान दो, इसको मैं हाईलाइट करता हूं। ये जो OCH3 ग्रुप है ना, ये अपने काम का है, इस बारे में कुछ पॉइंट है। देखो ये ग्रुप अब न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा, इट विल एक्ट एज अ बेस। मैंने बोला था न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल वीकर बेस होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर बेस होता है। अभी ये कार्बन पे अटैक तो नहीं कर पा रहा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो ये खाली नहीं आने वाला। ये क्या करता है, अभी ये अल्फा कार्बन है जिस पे हैलोजन अटैच है, और इसके बाजू में सब, तो ये जो OCH3 माइनस है ना, ये किसी एक बीटा कार्बन से प्रोटॉन लेता है। ये बेस का काम कर रहा है, बेस को प्रोटॉन लेना होता है। अभी मैं यहां पे एक काम करता हूं, इसको प्रोटॉन बता देता हूं। इधर CH3 को है ना, हम लोग ऐसा लिखते हैं, CH2H लिख देते हैं, ठीक है? तो जब वो इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया,
प्रोटॉन लेने के बाद ये इलेक्ट्रॉन चला गया अंदर और ये तुम्हारा लीविंग ग्रुप यहां से निकल गया। तो लीविंग ग्रुप निकलने के बाद NaBr बनेगा। इसने प्रोटॉन ले लिया तो ये मिथेनॉल बन जाएगा। और बेटा यहां पे डबल बॉन्ड आने के बाद क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड CH2। क्या ये सब्स्टिट्यूशन है? यस, दिस इज एलिमिनेशन। दिस इज एलिमिनेशन। मतलब कि जब हम लोग अल्काइल ग्रुप गलत तरीके से लेते हैं तो फिर वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, होगा, रिएक्शन तो होगा लेकिन एलिमिनेशन होएगा। अल्कीन बन रहा है यहां पे, तो अल्कीन ना बने इसके लिए तुम्हारे को यह चीज याद रखनी है कि छोटा वाला अल्काइल ग्रुप हमेशा अल्काइल हैलाइड में होगा, बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप सोडियम अल्कोहल। यहां पे कितना भी बड़ा ग्रुप रहेगा ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस प्राइमरी में क्या होता है? लेस स्टेरिक रिपल्शन। इसकी तो जरूरत है हमारे को, इसी की जरूरत, तभी तो SN2 फॉलोअर है। SN2 मतलब यहां सब्स्टिट्यूशन हुआ है। अबे यहां सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, यहां पे एलिमिनेशन हो गया। जबकि हमको ऐसा लगेगा कि हम बना सकते हैं इसको ईथर, वो हम बना के भी आ जाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेगा। बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि भाई ये अब न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये बेस है। एंड बेस एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, कहां से प्रोटॉन निकालता है? बीटा कार्बन से प्रोटॉन निकालता है। सो अल्फा से गया हैलोजन और बीटा से गया हाइड्रोजन, याद है? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, ये वही है, और वहां पे अल्कीन बन गया। तो अपने को ये दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए। तो इससे अपने को कंक्लूजन क्या मिला? इससे कंक्लूजन ये मिला, यहां लिख के देता हूं मैं। पहला पॉइंट कि ओनली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो substitution to give ether। समझा कि नहीं? क्या चाहिए यहां पे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड चाहिए, सेकेंडरी या टर्शरी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर तुमने सेकेंडरी या टर्शरी लिया, सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया, सो दे अंडरगो एलिमिनेशन to give अल्कीन। रिएक्शन नहीं होगा ऐसा नहीं है, रिएक्शन होएगा बट एलिमिनेशन होगा, ईथर नहीं मिलेगा, अल्कीन मिल जाएगा। समझा कि नहीं? तो इसको क्लियरली समझ लो अच्छे से कि जब भी छोटा ग्रुप यहां होगा अल्कोक्साइड में और बड़ा ग्रुप अल्काइल हैलाइड में होगा, तो आपका न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक नहीं कर पाएगा बाय SN2, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। 3 बल्कि ग्रुप है, तो अब वो कार्बन पे तो अटैक नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? बीटा कार्बन के प्रोटॉन को निकाल लेगा। नाउ इट इज अ बेस, एलिमिनेशन करवा देगा वो, और जहां तुमको ईथर मिलना चाहिए था वहां पे अल्कीन मिल जाएगा। ठीक है? इस अल्कीन का नाम, इसका नाम क्या है? इसका नाम आइसोब्यूटीन है। आइसोब्यूटीन लिख सकते हैं, और IUPAC नेम 2-मिथाइल प्रोपीन। 2-मिथाइल प्रोपीन उसका IUPAC नेम है, और ये तुम्हारा वही ईथर जो तुमको चाहिए था। समझा? तो ऐसा मैंने बहुत लोग को देखा है कि उनको लगता है कि कोई भी अल्काइल ग्रुप किधर भी लगा दो और ईथर बना के आओ। बिल्कुल नहीं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही चाहिए यहां पे, टर्शरी या सेकेंडरी नहीं चाहिए। एक और पॉइंट मैंने लिखा नहीं ना, ये तीसरा पॉइंट मैं नीचे लिख रहा हूं। अच्छा, अराइल हैलाइड्स के बारे में क्लियरली बोला है। अराइल हैलाइड्स मतलब क्या? जैसे क्लोरोबेंजीन, अराइल हैलाइड्स ये रिएक्शन नहीं देंगे, बिकॉज हमको मालूम है कार्बन और हैलोजन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ओके। और अराइल हैलाइड ना SN1 फॉलो करते हैं ना SN2 फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस से
आप अराइल हैलाइड्स को यूज नहीं कर सकते, इट इज ओनली फॉर अल्काइल हैलाइड्स। ये रिएक्शन सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स के साथ होता है, अराइल हैलाइड्स के साथ नहीं होगा, और वो भी सिर्फ प्राइमरी चाहिए, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं मांगता है यहाँ पे। क्या? हाँ डायरेक्ट वो आगे आएगा। हाँ अरे वो फिनॉक्साइड यहाँ ले सकता है, यहाँ अराइल हैलाइड नहीं ले सकता, अल्काइल हैलाइड ही चाहिए यहाँ पे। एक और क्वेश्चन है, वो भी करना है। हो गया लिख के?